हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने यूपी बीएड की एक सीरीज शुरू की थी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम समकालीन भारत और शिक्षा जो आपका पेपर है कंपलसरी, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। उसी की सीरीज में आज हम बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बौद्ध काल की शिक्षा के प्रमुख केंद्र, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और शॉर्ट में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। यह विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश के पटना नगर से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। यह महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रथम विहार का निर्माण बौद्ध सम्राट अशोक ने द्वितीय शताब्दी में करवाया था। यह तृतीय शताब्दी में शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ और 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा केंद्रों में सर्वोपरि अर्थात अपने शिखर पर था। इसका भवन और पुस्तकालय, नालंदा विश्वविद्यालय में 300 अध्ययन कक्ष, 8 बड़े सभा भवन, 13 छात्रावास और अनेक शिक्षक निवास और भोजनालय थे। इसके चारों ओर पक्की चारदीवारी थी। इसमें प्रवेश करने के लिए केवल एक द्वार था। इस विश्वविद्यालय के मध्य में 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। फ्रेंड्स, जब इसका पुस्तकालय जलाया गया था ना, तो 6 महीने तक ऐसे ही आग जलती रही थी। छात्रों का प्रवेश, प्रधान द्वार पर भिक्षुओं द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जिसको आप आज की भाषा में कह सकते हैं। इसमें केवल 10 से 25 छात्र ही सफल होते थे, मतलब उन्हीं को एडमिशन मिलता था जो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते थे। छात्रों को प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को जाति के आधार पर ही प्रवेश मिले। आपने देखा है कि उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर प्रवेश मिलता था, लेकिन बौद्ध काल में छात्रों की योग्यता के अनुसार उनको प्रवेश मिलता था। जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा में सफल हो जाते थे, उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था। पाठ्य विषय, इसमें जो पढ़ाया जाता था, बौद्ध साहित्य, महायान और हीनयान दोनों शाखाओं का पढ़ाया जाता था। 4 वेद पढ़ाए जाते थे। न्याय, सांख्य, योग, सभी तरह के दर्शन पढ़ाए जाते थे। जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। व्याकरण, गणित, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, कला, शिल्प और आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा की भी उचित व्यवस्था थी। परीक्षाएं एवं उपाधियां, शिक्षा पूर्ण होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी। छात्र भिक्षु के समूह के समक्ष उपस्थित होते थे। भिक्षु उनसे मौखिक रूप से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उनको सफल घोषित कर देते थे। सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय की। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित था। 4वीं शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों की राजधानी थी। राजधानी के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। उस समय इस नगर में 100 करोड़पति नागरिक रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिद्वंदी के रूप में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। अब हम इस विश्वविद्यालय का भवन और पुस्तकालय, यहाँ 100 विहार थे जिनमें यह विश्वविद्यालय संचालित होता था। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसे शासन द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त होता था। फ्रेंड्स, पुस्तकालय इसलिए था क्योंकि उस समय तक किसी भी पुस्तक की हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी जाने वाली प्रतियां तैयार की जाने लगी थी, इसलिए उन प्रतियों को पुस्तकालयों में रखा जाता था। छात्रों का प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में धर्म के नाम पर विशेष रूप से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। फ्रेंड्स, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय है उसमें बौद्ध धर्म की किस शाखा का अध्ययन कराया जाता था, तो यहाँ पर हीनयान शाखा का अध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और विधि शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। परीक्षाएं एवं उपाधियां, परीक्षाएं मौखिक होती थी और छात्रों को क्षेत्र विषय में स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथिला विश्वविद्यालय की। मिथिला मध्य भारत के मिथिला राज्य की राजधानी थी। यह वैदिक काल से ही
शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि वैदिक काल में भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर बड़े बड़े कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सभा भवन, शिक्षक निवास और छात्रावासों की व्यवस्था थी। छात्रावासों मतलब हॉस्टल्स की व्यवस्था थी। प्रवेश के लिए छात्रों की मौखिक परीक्षा का आयोजन होता था और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। इस नगर में दर्शन के प्रकांड विद्वान निवास करते थे। यहाँ पर धर्म और दर्शन के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। दूर दूर से छात्र यहाँ धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। परीक्षाएं और उपाधियाँ, मौखिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता था। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय में, बौद्ध काल के किस विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता था। आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय और वल्लभी में उपाधि दी जाती थी, लेकिन जो ये विश्वविद्यालय था इसमें प्रमाण पत्र भी दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आप सभी को पता होगा। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले ये भारत में ही हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का बंटवारा हो गया था तो ये पाकिस्तान में चला गया था और ये भी वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्रारंभ में यहाँ केवल एक विहार का निर्माण हुआ था। आगे चलकर यहाँ पर कई विहार बने, फिर बड़े बड़े शिक्षण कक्ष भी बनाए गए। सभा भवन, पुस्तकालय, शिक्षक निवास, हॉस्टल्स, भोजनालय आदि सभी चीज यहाँ पर बाद में बनाई गई और इसे उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। इसमें सभी जाति के बालकों को प्रवेश का अधिकार था, लेकिन प्रवेश के समय कम से कम 16 वर्ष की आयु आवश्यक थी। फ्रेंड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी। तो तक्षशिला प्रवेश की 16 वर्ष की तक्षशिला में प्रवेश होता था। 16 वर्ष की आयु में प्रवेश हेतु परीक्षाएं करवाई जाती थी। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 मुद्राएं देनी होती थी। जो छात्र ये मुद्राएं देने में असमर्थ होते थे वे अपनी सुविधा अनुसार दे सकते थे। जो छात्र शुल्क देने में ही असमर्थ थे वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मतलब उनको शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ कार्य भी करना पड़ता था जो कि फीस नहीं पे कर पाते थे उनको। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। धार्मिक शिक्षा में यहाँ पर बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी और लौकिक के अंतर्गत संस्कृत और पाली भाषा दोनों में शिक्षा दी जाती थी। साहित्य भी दोनों ही पढ़ाए जाते थे, वैदिक भी और बौद्ध भी। व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन और अर्थशास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। फ्रेंड्स, चाणक्य आप सभी को पता होगा, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है और जो कि विक्रमादित्य के गुरु भी थे। इन सब शिक्षाओं के साथ यहाँ कला कौशल विश्वविद्यालयों, चिकित्सा, विज्ञान शिक्षा और सैनिक शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। परीक्षाएं एवं उपाधियां, शिक्षा पूरी होने पर छात्रों को की परीक्षा होती थी। भिक्षुओं का समूह छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता था और जो छात्र इसमें सफल हो जाते थे उनको प्रमाण पत्र दिए जाते थे। फ्रेंड्स, इस विश्वविद्यालय में भी प्रमाण पत्र दिए जाते थे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ उपाधि दी जाती थी और कहाँ पर प्रमाण पत्र दिए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारा है आज का टॉपिक लास्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर उपस्थित था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी और कब कराई थी और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये एक पहाड़ी पर स्थित है जो कि मगध में है और ये पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। इस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कक्षा कक्ष, सभा भवन, शिक्षक निवास और हॉस्टल्स थे। यहाँ पर जो है इस विश्वविद्यालय के केंद्र में महाबोधि की मूर्ति स्थापित थी जिसके चारों ओर 108 मंदिर थे। इस विश्वविद्यालय के चारों ओर पक्की चारदीवारी थी और इसमें 6 द्वार थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों पुस्तकें रखी हुई थी और सैकड़ों लेखक उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने और अनुवाद कार्य में लगे हुए थे। यहाँ के अनुवादकों
ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया था। विश्वविद्यालय के 6 द्वारों पर भिन्न भिन्न विषय के विद्वान रहते थे। जो छात्र जिस विषय में प्रवेश करना चाहता था, मतलब जो छात्र जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता था, उसको वैसा ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। द्वार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था और इसके साथ ही अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कानून, दर्शन, भाषा, साहित्य और राजनीति की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, इस विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं होती थी वो मौखिक रूप से होती थी और उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक की उपाधियां दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जो बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे उनके बारे में बात की और इनसे हमेशा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी इनको लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़कर भी पूछ लिया जाता है कि बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में विस्तार से बताइए। तो फ्रेंड्स, आप इनके बारे में ऐसे एक शॉर्ट नोट बनाकर अपने पास रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।